प्रेस वालों का मैं अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ आए। और मेरा तो ये भाजपा तीसरी बार बढ़ने पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जब मैं भाजपा पहली भी थी तब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद पूरे 5 साल में एक बार की हो, मुझे ध्यान नहीं, वरना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं। कई दिनों से ये इच्छा थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुड़गांव में करनी चाहिए मुझे, लेकिन समय नहीं मिल पाया, भाग दौड़ रही। और फिर कभी सेशन, कभी दिल्ली के चुनाव, कभी यहाँ के लोकल चुनाव, और फिर समय अब मिला तो आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। इसलिए मैं भाई हमारे भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आए, मैं इनका भी स्वागत करता हूं आपकी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा की सरकार ने, नायब सैनी जी ने अपना पहला बजट पेश किया। बहुत सी आलोचनाएं लोग विपक्ष वाले करते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत हुई तो मैं सबसे पहले 1987 में एमएलए मंत्री बना। आज साल हो गए होंगे 37-38 साल। मेरा अंदाजा है कि जब हरियाणा का बजट पेश हुआ पहला, तो 650 करोड़ रुपए का था, और अब की बार जो पेश हुआ वो 2,05,000 करोड़ रुपए का। तो आप सोचिए। और जब मनोहर लाल जी की पहली टर्म में बजट पेश हुआ और कैप्टन अभिमन्यु ने पेश किया, तो मेरा अंदाजा 1,18,000 करोड़ का पेश हुआ था शायद। आंकड़ा तो नहीं लेकिन अंदाजा। लेकिन आज 2,05,000 करोड़ रुपए का हरियाणा ने बजट पेश किया। ये ठीक है कि सरकार हर काम करती है अपनी तरफ से, लेकिन इस बजट में हर तबके के लोगों को रियायत देने की कोशिश करी। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का संकल्प पत्र था, उसमें तकरीबन 214 घोषणाएं थी कि हम 5 साल में ये करेंगे। और मैं ये मानता हूं, जैसा मैंने पढ़ा है, कि कुछ घोषणाएं तो हमने बजट से पहले ही कर दी। और एक सबसे बड़ी घोषणा थी कि भाई जो हमने महिलाओं को पेंशन देने की बात की थी, वो ये आम आदमी ये समझता था, अपोजिशन के प्रचार करा करते कि ये चुनाव के आखिरी साल में ये करेंगे। और कोई भी पार्टी हो, वो ये तकरीबन ये कोशिश करती कि चुनाव के आखिरी साल में कर दो और भाई उनका मैनिफेस्टो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन कई लोगों के कहने के बावजूद भी नायब सिंह जी ने इस बात को ये कहा कि नहीं, ये मैंने इसी बार घोषणा करनी है, और ये 5,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट है, मिनिमम, ज्यादा भी बढ़ सकता है। उन्होंने ये हमारी महिलाओं को, बहन बेटियों को, हमारी माताओं को ये पेंशन देने की कोशिश करी, जो हिंदुस्तान में ऐसा पहला राज्य बना जहां पेंशन महिलाओं को इतनी दी जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बहुत सी घोषणाएं कि सब तबके के लोगों को इसमें दी गई, और तकरीबन 90 घोषणाओं पर 214 में से संकल्प पत्र में 90 संकल्प पत्र इसी साल इस बजट में लिए गए हैं, जो पूरे हो जाएंगे। अब मैं अलग अलग बताऊं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये एक अच्छा बजट रहा, और हरियाणा के इतिहास में इस बजट को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सरकारें बहुत आई, बहुत आगे आएंगी, हम भी मंत्री बहुत बार बने हैं, भगवान ने समय दिया तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा अच्छा बजट पहले कभी नहीं आया जो हर तबके के लोगों को फायदा पहुंचाओ। जहां तक हरियाणा स्टेट और गुड़गांव की बात मैं करूं कि मैं यहाँ गुड़गांव में रहता हूं, भाई हमारे गुड़गांव में क्या विकास। साथियों, मुख्यमंत्री जी इसी कुर्सी पर आकर बैठे थे कुछ महीनों पहले, एक जीएमडी की मीटिंग हुई थी शायद, और उसमें ये कह के गए थे कि भाई हम मेट्रो का शिलान्यास 1 मई को कर देंगे। तो आज 1 अप्रैल है, तो आज से 1 महीने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि मेट्रो की आधारशिला रखेगी, जो हमारे गुड़गांव की जीवन रेखा बदलने का काम करेगी। क्योंकि पब्लिक साधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि आम आदमी को मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई काम नहीं होता। और गुड़गांव की ये मांग
10 साल से नहीं, ज्यादा साल से होगी, लेकिन 10 साल से तो मैं पहली बार जब 14 में मिनिस्टर बना बादशाहपुर से, जब से बहुत बारी मांग थी कि भाई मेट्रो गुड़गांव अंदर शहर में आनी चाहिए। बाहर बाहर गुड़गांव डेवलप हो गया, अंदर नहीं हो पाया। लेकिन 1 मई से इसकी शुरुआत होगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई, मैं भी उसके देख के आया और सारे पॉइंट की कहाँ का कोई दिक्कत तो नहीं। जो इन्हें डीपीआर बनाई उसमें आगे आने वाले समय में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन में वो मेट्रो के अधिकारी और जीएमडी के सभी अधिकारियों को लेके सुबह पहले स्टेशन से लेके आखिरी स्टेशन तक चक्कर काटा सुबह सुबह, और देख आया था कहीं कोई हड्डल मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि अधिकारी जो बनाए थे कई बार दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने देखना जरूरी समझा। तो वो जल्दी 1 तारीख से शिलान्यास हो जाएगा और उसका भी काम इसी योजना में समाप्त हो जाएगा, वो एक मेट्रो मिल जाएगी। एक आरआरटीएस योजना है जो हमारी सराय काले खां से चलेगी, उसकी जमीन एकबार हो चुकी और पहले फेज में वो नीम राणा तक जानी है, लेकिन उसका थोड़ा सा बदला हुआ। वो पहले कापासेड़ा से मारुति के सामने से आनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब वो सीधा नेशनल हाईवे से आ रही है। उसकी डीपीआर अलग तैयार हो रही है। मेरा मानना है कि वो भी इसी योजना में बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि जमीन एकबार की जरूरत है, जमीन पहले ऑलरेडी एकबार हो चुकी। इस पैच में क्योंकि हमारे दिल्ली में भी एनएच का रास्ता है, उसके साथ साथ आएगी, पिलर एकबार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ डीपीआर की दिक्कत आएगी। वो डीपीआर बनने लगे तो वो भी एक बहुत बड़ा हरियाणा में काम होने जा रहा है, गुड़गांव में खास तौर से। अभी गुड़गांव में सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे ट्रैफिक की। एक हमारा गुड़गांव का रोड है जिसको हम एक्सटेंशन रोड और एसपीआर रोड बोलते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक उस पे पास चलता है, और अमूमन शाम को और दिन में बड़ी दिक्कत होती है। को बड़े ट्रक जो नेशनल हाईवे से आते हैं 8 से, या जो फरीदाबाद जाने होते हैं, उन पे भी दिक्कत आती है। तो हमने तकरीबन 800 850 करोड़ के बीच में जीएमडीए ने पैसे मंजूर कर दिए, और साथियों उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। डीपीआर का टेंडर खुल गया, और डीपीआर तैयार होने के बाद इसको एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस वे जहां समाप्त होता है, जिसको हम सीपीआर बोलते हैं, वहां से लेके और वाटिका चौक तक ये एलिवेटेड बनेगा। और उसके बाद इसके 4 फ्लाईओवर बनेंगे जो नॉन स्टॉप आप एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से चलेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि 30 मिनट में आप घाटा चौक पहुंच जाएंगे। ऐसी व्यवस्था ये भाजपा की सरकार करने जा रही है। और हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, हम राजीव चौक से चलते थे, और जैसे ही हम सुभाष चौक पे पहुंचते, सुभाष चौक से नीचे उतरेंगे, कोई भी साउथ सिटी मालवो टाउन जाने वाला, तो जाम लग जाता है। तो अब जो सीधा जाने वाला आदमी है या वाटिका चौक पे जाने वाला आदमी, वो इस नीचे से नहीं उतरेगा, वो वाटिका चौक पे ही उतार चढ़ाव हो जाएगा वहां। तो ये ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जो उस समय डीपीआर बना वो मेरी गलती थी कि मैंने वो डीपीआर देखी नहीं। जब मैंने एलिवेटेड बादशाहपुर बनवाया तो उसका मैं ये समझ नहीं पाया, ना मैं देख पाया कि उसका उतार चढ़ाव हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, उस टाइम में मुझे बनवाना चाहिए था। वो अंडरपास भी मैं अपनी गलती मानता हूँ कि नहीं बन पाए। उसके बाद हमने जीएमडी ने पैसे जमा करवाए, नेशनल हाईवे ने वाटिका चौक पर अंडरपास बनाया, और अब इसको एलिवेटेड से हम जोड़ रहे हैं ताकि बॉम्बे आने वाला या जयपुर से आने वाला सीधा राजीव चौक पर ना आए, वहां चला जाए। एक ऐसी व्यवस्था हम गुड़गांव में करने जा रहे हैं। जहां तक खेल कूद की बात है, हम देवीलाल स्टेडियम में एक बहुत बढ़िया स्टेडियम बना रहे हैं जिसमें मल्टी लेवल काम होंगे। सारे खेल कूद इसमें जीएमडी की तरफ से हो रहा है। गुड़गांव में सबसे बड़ी समस्या है आने वाले समय में पानी की। ये पानी की समस्या, इसका समाधान आने वाले समय में कैसे हो। आज गर्मियों में महीना 20 दिन हमें दिक्कत रहती है, टैंकर माफिया भी पनप गया, लेकिन इसका परमानेंट इलाज करने के लिए नायब सिंह जी ने इसका बहुत ध्यान दिया, और हम ककरोई मोड़ से गुड़गांव के लिए पाइपलाइन दबा के ला रहे। तकरीबन वो 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में गुड़गांव के पानी की भरपाई करेगा। वो पाइप आएंगे, लोहे के पाइप डाल लेंगे अंदर उसको, और वो नीचे नीचे को पानी, क्योंकि आज खुला पानी आता है, बसई के आसपास देखोगे तो उसमें गर्मियों के दिनों में साइफन लगा के पानी की चोरी भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, केस भी दर्ज होते हैं। लेकिन ककरोई से पाइपलाइन डाल के हमने कहा कि नहीं, इसको खुला मत लाओ, एक बार खर्चा हो जाएगा, और गुड़गांव की सहूलियत के लिए बड़े बड़े पाइप वो डाल देंगे हम, और उससे पानी गुड़गांव आ जाएगा। तो गुड़गांव के आने वाले समय में पानी की दिक्कत नहीं होगी। एक बहुत बड़ा काम गुड़गांव के लिए हुआ है। साथियों, अब 2 काम है जो पिछले 10 सालों में
भाजपा की सरकार नहीं पर कर पाई। ट्रैफिक जाम की जो समस्या होती है, एक तो हमारा धनकोट, धनकोट में आम आदमी को जरूरत पड़ती है। आज लोग हमारे SCZ ये बन गया अपने रिलायंस का, जिसको एमिट बोलते हैं, और झज्जर से बहुत लोग आते हैं गुड़गांव। एक तो चंदू पे दिक्कत आती है जो फरूखनगर जाते हैं, और एक जो गुड़गांव से आते जाते वो द्वारका एक्सप्रेस वे के पास यहाँ अपने धनकोट का आसपास जाम लगता है। तो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी से बात करी पिछले हफ्ते सेशन के दौरान। मैंने कहा ये समस्या है। पिछली जब योजना में मिले था, जब भी मनोहर लाल जी ने ये कहा कि भाई हम हरियाणा में एक बार कोई जमीन नहीं करेंगे, हमने आज तक 10 सालों में कोई जमीन एक बार नहीं करी। मैंने कहा कुछ नेसेसिटी की चीजें, जो रोड जो ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, उसमें हमें ये कानून तोड़ना पड़ेगा। ये अपना मकसद कि भाई नहीं, हम एक बार करेंगे, वो कुछ भी पैसा लगे वो अलग बात है, हम एक कीमत देंगे, उसकी जो बढ़ता है फिर कोर्ट जो फैसला करेगा वो मिल जाएगा। तो उसमें नायब सिंह सैनी जी ने हाँ भर दी है। और इसका बाईपास, इसका मैं ये कोशिश करूंगा कि द्वारका एक्सप्रेस वे से और एम्स बाड़सा के लिए एक बाहर बाहर बाईपास निकल जाए। वो बाड़सा को, एम्स को भी टच करेगा, और इसका अपने धनकोट का भी बाईपास बन जाएगा। और ऐसे ही एक जमीन एक बार करेंगे, चंदू के चाहे पूर्व से चाहे पश्चिम से, कोई से भी हो, जो भी जमीन अवेलेबल हो जाएगी जहां कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, जल्दी से जल्दी उसकी भी एक्वायरमेंट हम करेंगे कि समस्या इसका भी समाधान हो जाएगा। साथियों, और बहुत से काम हैं गुड़गांव में। अब मैं कुछ काम ऐसे हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दो भूल रहे हो, बताओ साहब। बस स्टैंड और ये आपका साहब उसका भी कर रहा हूँ साहब। देखो, हमने गुड़गांव में और रोहतक में 2 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है। ऐसे ही सरकार ने घोषणा की बजट में कि हम हर शहर में एक एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। दूसरा, हमने मेट्रो की, मैंने आपको बताया कि हमने इतने करोड़ रुपए मंजूर कर दिए, ये मेट्रो बनेगी। गुड़गांव में एक अरावली में हम एक हिंदुस्तान और दुनिया की एक बड़ी सफारी बनाने की सोच रहे हैं। मैं कल भी आबू धाबी से रात को आया हूं। आबू धाबी में एक सी वर्ल्ड देख का आया, मैं एक सफारी देख का आया। और जब से मैं मिनिस्टर बना हूं, हमारी ये सफारी की घोषणा 2017-18 में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार, मैं उस टाइम फॉरेस्ट मिनिस्टर था, तो हमने एक परफॉर्मा यहाँ से हमने भेजा था कि जो मिनिस्टर थे उस टाइम डॉक्टर हर्षवर्धन जी, एक प्रपोजल भेजी थी हमने कि हम हरियाणा में सफारी बनाना चाहते हैं। बाद में 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, और माननीय मनोहर लाल जी ने इस सफारी की फाइल को टूरिज्म डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन साथियों, ये जब सफारी कोई बनती है तो इसकी अब हिंदुस्तान में ये कानून है कि इसकी मंजूरी CAZ, इसको सेंट्रल जू अथॉरिटी बोलते हैं, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से इसकी मंजूरी लेनी जरूरी होती है। उसके बाद कोई प्रदेश जू या सफारी बना सकता है उनकी मंजूरी के बाद। तो वो सिर्फ फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ही उनको अप्लाई कर सकते हैं। उसको वो दोनों, ये CAZ और ये CZA और सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देता। हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है। मुझे उम्मीद है कि यह हिंदुस्तान की और दुनिया की एक अच्छी सफारी बनेगी। लेकिन जब मैं वनतारा देखने गया, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 दिन पहले उद्घाटन किया है, वो मैं उससे 10 दिन पहले देख के आया था। वो आम आदमियों के लिए नहीं खुली हुई है, ना आज खुली थी, ना जब खुली है, ना वो किसी के देखने के लिए। लेकिन जो सोच मेरी अंबानी जी के प्रति थी, उन्होंने वहां 1.5 लाख पशु पक्षी रख रखे। साथियों, कभी आपको ऐसा अवसर मिले तो मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं, जीवन में कोई सफारी देखनी तो दुनिया में उससे बेहतरीन सफारी नहीं हो सकती। 2020-21 में जब कोरोना की महामारी आई, तो उन्होंने रेस्क्यू करके दुनिया से, हिंदुस्तान से ऐसे ऐसे जानवर मंगाए जो बिल्कुल बेहोश पड़े थे, जो रस्सियों से बंधे थे, हाथी बेलों से बंधे थे, जख्म हो गए, महीनों से भूखे मर रहे थे। उन्होंने खरबों रुपए लगा के, वहां से अरबों खरबों रुपए लगा के उनका पहले हॉस्पिटल बनाया, उनको रेस्क्यू किया, सालों साल उनका इलाज किया। और अब मैं जब देख के आया तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि वहां
इतनी अच्छी सेहत के पशु पक्षी थे, जैसे जंगल में शेर होता है उससे भी अच्छी सेहत के वो थे। तो मैंने ये मन बनाया कि दुनिया में दो प्रकार की सेवाएं होती है अपने जीवन में, इंसान जो कर सकता है। सबसे पहले सेवा जो धर्म है हमारा, वो हम अपने माँ बाप की सेवा करें, और दूसरा यदि सेवा मैं मानूंगा तो वो बेजुबानों की सेवा है, जो बोल नहीं सकता उसकी सेवा होनी चाहिए। तो बेजुबान ये पशु पक्षी हैं, और अंबानी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि बेजुबानों की सेवा उन्होंने की है। तो मैंने ये सोचा कि यार ये जो काम है ये सरकार नहीं कर पाएगी, कोई भी सरकार पशु पक्षियों को हम इतना नहीं पाल पाएंगे, आने वाली हमारी नस्लों को भी ये बद्दुआ दे ऐसा काम नरवीर सिंह नहीं करेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कोई ऐसा एनजीओ पकड़ के लाऊं, उनसे प्रार्थना करूं कि भाई अपने सीआरएस फंड के तहत में, या कोई भी पूंजीपति देश का, क्योंकि मैं एक बात मान सकता हूं कि दुनिया में ये जो सफारी का काम है ये प्रॉफिटेबल नहीं है साथियों। ये कोई देख के आएगा जब ये मानेगा, बंतारा का देख आएगा कि इसमें खर्चा ही खर्चा है। एक 500 हाथी, एक हाथी 350 किलो खाता है एक दिन में। जो वे लड्डू खाते हैं मैं वो खुद खा के आया, मतलब वो इतना अच्छा है। जो फल फ्रूट वो खाते हमारे घर में भी नहीं आते हो। आप सोचो 1.5 लाख पशु पक्षियों का खाना दाना, सरकार के पास तो जितना बजट है, मेरा बजट ही 500 करोड़ रुपए है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का। इसमें कई हजार करोड़ रुपए लगेंगे बनाने में। इन पशु पक्षियों की एक साल का बजट ही कई हजार करोड़ रुपए होगा। तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आने वाली सरकार पे या हमारे ऊपर कोई दाग लगे, या ये पशु भी हमें बद्दुआएं दे कि जो बेजुबान है। तो मैं ऐसा काम करना चाहता हूं कि कोई ऐसी कंपनी लाऊं जो इनकी देख रेख कर सके, चाहे वो पीपीपी मॉडल में हो, चाहे वो बीओटी मॉडल में हो। ऐसी मेरी सोच है कि यदि बढ़ाऊंगा तो इस तरह बढ़ाऊंगा कि वो लोग देखें और उनकी सेहत और उनका इलाज और उनका हॉस्पिटल का अच्छा इंतजाम हो। ये एक बहुत बड़ा काम हरियाणा में है, गुड़गांव में आने वाले समय में साथियों अरावली का हम करेंगे। आईएमटी मानेसर में सबसे बड़ा जो गुड़गांव में हरियाणा में एनसीआर में मुद्दा है वो पोल्यूशन का है आज के दिन। और ये मेरे पास महकमा तो है, कम इन्वायरमेंट प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ मानेसर में हम बना रहे हैं, जिससे बहुत ज्ञान मिलेगा और पर्यावरण कैसे ठीक रहे इसके बारे में हमें जानकारी मिलती रहेगी। हमारे यहाँ कई जिलों में महिला कामकाजी आवास है, जैसे गुड़गांव में भी है, और मेरे घर वाले रोड के ऊपर है। इसकी बहुत दयनीय स्थिति है। मैं पिछली योजना में भी इसको तोड़ना चाह रहा था कि नया बना लूं, पर पता नहीं उन लड़कियों क्या हुआ, कोई कोर्ट में चले गए और उन्होंने स्टे ले लिया। मैं आज भी आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं इसको खाली करें, हम एक अच्छा महिला आवास बनाएंगे। हमने कई जिलों में बनाए भी हैं, और पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, यहाँ और बनाने की मैं कोशिश कर रहे हैं। गुड़गांव का बना हुआ है, लेकिन पुराना ये डिसमेंटल होकर एक नया अच्छा बन जाए। अभी शायद 3 मंजिल का है, ऐसा 5 मंजिल का बन जाए और ज्यादा हमारी बहन बेटियां इसमें रुक सके, ऐसी मेरी सोच है। कितने कामयाब होते हैं समय बताएगा, लेकिन गुड़गांव में अच्छा डेवलपमेंट हो, सड़कें चौड़ी हो। सड़कें अब बहुत सालों से सड़कें को हालात खराब है। मैंने जीएमडी को और नगर निगम को यह आदेश दिया कि सड़कें रिपेयर करने से पहले सारे ड्रेनेज की सफाई करो, क्योंकि सड़कें हम नहीं बना देते, ड्रेनेज की सफाई नहीं करते, और ड्रेनेज में पानी जब एक बारिश आती तो ड्रेनेज भरी होती, उसका डिस्पोजल नहीं होता, सारी सड़कें टूट जाती, पानी और तारकोल का बहर है। इसलिए जो भी सड़क बनाएंगे वहां आरडब्ल्यूए से पहले आप साइन कराओगे कि हमारी ड्रेनेज व्यवस्था साफ होगी। उसमें आप 4-5 टैंकर सीवर एसटीपी का पानी लाके डाल के उनको दिखाओगे कि हमारा डिस्पोजल ठीक जगह पे हो रहा है। उसके बाद आप ठेकेदार को पेमेंट करना, उससे पहले मत करना। और सड़क जब बनाओगे पहले से ये ड्रेन ठीक करोगे और फुटपाथ को ठीक करोगे। फुटपाथ पर कहीं टाइल निकल रही है, कहीं कुछ निकल रहा, तो ये भी व्यवस्था एक गुड़गांव को सुंदर बनाने में। लेकिन आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग भी जागरूक, आप वीडियो भेज सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दूंगा कि भाई कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं कुछ है, तो आप भी गुड़गांव के नागरिक, हमसे ज्यादा आप लोग घूमते, भाई सरकार की मदद आप इसमें आप लोग खुद भी करो, ताकि ये सरकार सुचारू रूप से काम करता है। आप चौथा स्तंभ हैं,
तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि हम हर नेगेटिव चीज को ना दिखा के एक अच्छे काम के लिए भी दिखाएं कि भाई ये काम हो सकता है, सरकार कर सकती है, सरकार की नेग्लिजेंसी है। तो आप भी उसको हमें बताने का काम करें ताकि हम इसको ठीक रास्ते पे प्रशासन को लेके हम जा सकें। आपने हमारी जिम्मेवारी का एहसास करा दिया, मुझे जोश सा आ गया। 2-3 बार व्हाट्सएप नंबर से हाँ नहीं करेंगे सब, जरूरी नहीं। आप लोग हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, और सही बताओ राजकाज में जो आदमी होता है ना उसको फुर्सत ही नहीं मिलती। यादराम जी कहाँ बोल रहे थे? हाँ यादराम जी, ईमानदारी से बताता हूँ कि बस सब कुछ ही तो नाराज होता है, जिसको टाइम दे टाइम पे नहीं पहुंच आज पाते। आप वादा कर लो राजीव चौक को सुधारना ही है, क्या उसका भरना पड़ेगा? ना मैं ये वादा नहीं करता राजीव चौक नहीं, बस सारे गुड़गांव को सुधारने का प्रयास करेंगे, सारे को सुधारेंगे, इसको भी सुधारेंगे, और शुरुआत भी इससे कर देंगे। ऐसी बात नहीं, आप ही कह रहे हो तो। मंत्री जी, हाँ बताओ सब कुछ आप। सरकारों से आपने अपेक्षा की है, अभी आपने ब्रांडिंग की है अंबानी जी के वंतारा की। महेश वैद्य जी कोई क्या? सरकार का ऐसा प्रोजेक्ट बता सकते हैं जिसकी ब्रांडिंग पत्रकार कर सके? जी महेश वैद्य। सरकार का ऐसा कोई प्रोजेक्ट बता सकते हैं? साबी बराज और कोई आप पहले साबी बैराज पे भी हमें दिक्कत आ रही है। अभी एक सवाल उठा था, लक्ष्मण सिंह यादव ने उठाया था कि साबी बैराज पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है उस पे एसटीपी का डायरेक्ट पानी आ रहा है। धारवेड़ा रेवाड़ी का पानी और शायद बावड़ का एसटीपी का भी शायद पानी आता हो, ये ठीक बात है। वहां हमने वो मैंने शुरू कराया था 2016-17 में कि पानी यहाँ बैराज पे इकट्ठा हो जाए, लेकिन वो हमने बारिश का 70 दिनों का पानी जब हमारा जमुना में बेकार जाता है तो उसकी शुरुआत की थी। बाद में वो एसटीपी का भी पानी डालने लगे, हमने कहा डाल लो, लेकिन वो एसटीपी का जनरेटर ना चला के बिजली बचा के ये डीजल चोरी करके ये एसटीपी का पानी सीधा भेज देते हैं। सही है। थोड़ा सा मैं अभी यहाँ आने से पहले हमारी बाबा बालकनाथ से बात हुई थी, वो भजनलाल से उनकी इस बारे में मीटिंग हुई थी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से। 52 MLD की उन्होंने व्यवस्था की है वहां पर ना भिवाड़ी में। वो भिवाड़ी का जो पानी आता है वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं 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 साहब, वो आप गलत कह रहे हो। जी जी वैद्य जी, भिवाड़ी का पानी शाबी नदी में नहीं आता है, जी जी वो नेशनल हाईवे के ऊपर और इंडस्ट्रियल टाउनशिप धारवेड़ा में आता है। जी जी मैं वही कह हाँ तो वो हमने अब रोक दिया, जी और वहां वो एसटीपी नहीं ईटीपी बोलते, सीटीपी जी जी जो इंडस्ट्रियल उसको केमिकल को साफ करता वो लगा रहे हैं। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे आखिरी में तो वो वहां गए थे और उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि यहाँ बंद लगाओ, तो बांध धारवाड़ा नगर पालिका ने बांध दिया था। अब वहां का पानी फिलहाल नहीं आ रहा है और वे अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। भाई भूपेंद्र यादव जी वहां मिनिस्टर है, वो भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जल्दी वहां समाधान हो जाएगा। लेकिन हमारे 5 एसटीपी का पानी मसानी बिराज में दूषित पानी आ रहा है, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कई दिन से कि भाई इसका गंदा पानी सीधा ना आए। अजय जी, आपने कहीं जिक्र किया गुड़गांव को लेकर। सिविल हॉस्पिटल जो है काफी लंबे समय से लंबित है, बजट पास हो गया लेकिन निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। 4 हॉस्पिटल की भी आपने वादा किया था इलेक्शन से पहले। मैंने नहीं, मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी, इसके अगले महीने बताऊंगा। थोड़ी सी अड़चन है मेरी जान को ना। हाँ आज मैं कह दूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। अच्छा सर, आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी था कि ट्रैफिक की समस्या है, आपने एक ही जगह जिक्र किया। एसपीआर रोड तो पिछले 5 साल से जब से जीएमडी बनाया तब से उसका 800 करोड़ है, उसके पास बजट ही नहीं है, क्योंकि 650 करोड़ तो उसने नगर निगम से उधार ले रखा। मैं बताता हूँ सर। दूसरी बात, उद्योग विहार है, साइबर सिटी है, महावीर चौक है, शीतला माता रोड, 36 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे जाम लगता है, वाटर लॉगिंग है। उनको लेकर क्या प्लान है सर? ये एसपीआर वाला तो पिछले कई सालों से छोड़ो, जो हमारे सबसे ज्यादा पानी भरता था हमारे नरसिंहपुर में, आज भी हाईवे के ऊपर, हमारी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर ड्रेन तकरीबन बन रही है, बहुत बन गई, कुछ रह रही है। और मुझे उम्मीद है इस बरसात तक, नहीं तो इस बरसात के फौरन खत्म होने के बाद अगली बरसात तक उस पर पानी नहीं आएगा। हमारा जो इसका स्लोप है तो लो लाइन एरिया नरसिंहपुर पड़ता है ना, तो वो बादशाहपुर ड्रेन में आता है ना वो उधर जाता, लेकिन इसका पानी थोड़ा सा लेवल हमारा हमेशा यूं जाता है पानी गुड़गांव आप देखा। तो हम इसका
जो ड्रेन बना रहे हैं हम बड़ी वाली द्वारका एक्सप्रेस वे में, नरसिंहपुर का पानी वहां डाल देंगे, वहां भी नहीं डाल देंगे। तो मैंने एक और चिन्हित की है, जो बेस्टेक का एक साइबर पार्क आपने देखा होगा, इस बेस्टेक के साइबर पार्क की तरफ हमारा ढलान है, हमारा पानी उधर से इधर आता है। तो मैं यह 10 मीटर चौड़ा, शायद रेवेन्यू रास्ता है नहीं, कोई अखबार करनी पड़ेगी, तो इसके पीछे बासापुर ड्रेन पड़ता है उसका हिस्सा, तो उस सड़क के नीचे ले जाके मैं वहां भी, मैं अभी 2-4 दिन में जाके खुद देख के आऊंगा। वो मुझे अफसर ने बताया, मैंने कहा ना इसका साफ जल्दी करो, तो इस सड़क का भी इंतजाम हम करें। 200 मीटर का मामला है, ऐसा रिक्वायर नहीं, बारी कोर्ट में मामला है, वो लैंड ही नहीं दे रही उसको, जो नरसिंहपुर से आप खंड सकने। मैं कह रहा हूँ उसका दिक्कत है, उसको भी दूर करेंगे, नहीं फिर उसका द्वारका एक्सप्रेस वे में जोड़ेंगे, उसका एकदम समाधान मैं कहूँ आज ही कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार कीन है, सरकार सोच रही है, प्रयत्नशील है, जितना हम कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे, बहानेबाजी नहीं करेंगे, धरातल पे काम करने की कोशिश करेंगे, गुड़गांव को जल भराव से मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे। और मैं दावे से कहता हूं कि हमको आज 5.5 महीने हो गए सरकार बने हुए, 5.5 महीने में हम इतना कुछ नहीं कर पाए जो लोगों ने उम्मीद लगाई। सरकार तो अब शुरू होगी, ये आज फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है, मैं ये एज मंत्री कह सकता हूं कि मेरी तरफ से सरकार आज शुरू होगी। इन 5.5 महीनों में नरवीर सिंह कुछ नहीं कर पाया। सर आपने साहब हॉस्पिटल के वादे किए थे, बादशाहपुर कंस्टिट्यूएंसी में भी मैंने ये कहा था गुड़गांव की आबादी कागजों में 30 लाख है, वैसे 1 करोड़ के आसपास लोग, बादशाहपुर में जमीन भी है, मैं मान लिया, मैंने कहा था 4 हॉस्पिटल बननी चाहिए, 4 सब्जी मंडियां बननी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे लिए सरकार आज शुरू हुई है। मैं कह रहा हूं सरकार को बने 5.5 महीने, लेकिन नरवीर सिंह के लिए आज सरकार शुरू हुई, आज से हम काम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये चारों मेरे वादे पूरे हों। और अब शुरुआत करेंगे, तो आज शुरुआत है, जब जागो तभी सवेरा। पहला शहर है जहाँ रास्ते चौड़े करने की बजाय बड़े किए जा रहे हैं, राजू चौक की वजह से जाम आपके घर तक लगने लग गया, क्या हालात है जी? एक मिनट, एक क्वेश्चन। गुड़गांव पहला शहर है जहाँ रास्ते चौड़े करने की बजाय सीधे किए जा रहे हैं, राजू चौक का हाल देख लो आप, वहाँ का जाम आपके घर तक आ पहुंचा। ठीक है, इसको भी देखूं मैं, मेरे को ध्यान में आया है, लेकिन जब मैं निकलता हूँ रोड खुल जाता है, इससे ध्यान नहीं आया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मान ली मेरे को ये शिकायत आई है और ईमानदारी से मैं आज या कल सुबह में देखूंगा। सर एक सवाल मेरा आपसे है सर, मंत्री जी, एक है, सड़क का है, ड्रेनेज सफाई करनी है, सड़क पक्की करनी है, लेकिन क्या आप कोई टाइमलाइन बता सकते हैं कि इस साल तक या 2 साल में, 2.5 साल में कि गुड़गांव को टूटी सड़कों, टूटे फुटपाथ से राहत मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी एक तरह से। और आप जो कहा करते थे अपने चुनावी भाषणों में, इस बार का कार्यकाल मेरा कुछ करने के लिए है, एक तरह से मैं खुद ही कह रहा हूँ, मेरा ये चुनाव जो है वो इस धरती माता के कर्ज उतारने के लिए है। और मैंने कहा आपसे, ये चाहे मीडिया पे भी चला होगा, मान लो नहीं, कि मेरा कार्यकाल शुरू होता है आज, कर्जा उतार दूंगा। लेकिन इस बात का बड़े भाई आपके का जवाब मैं 1-1.25 महीने के बाद दूंगा, टाइमलाइन का पुख्ता। मंत्री जी, हरियाणा में आप 5 IMT की बात कर रहे थे कि आप 5 IMT को 5 नहीं 10, चलो 10 लगा। हाँ, मेवात में तो काम ही चलता है, बंद हो जाता है, 7 तारीख को फिर एक महापंचायत रखी है साहब। अब मैं बताता रहा हूँ, वो जमीन एक बार कर ली, 2 बार उसका मुआवजा दे दिया, अब जबरदस्ती करेंगे तो फिर सरकार सख्ताई से काम लेगी। और कोई काम नरवीर सिंह कह रहा है एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर बंद नहीं होने देंगे, मैं कह रहा हूं ये। और मैं ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में भी सभी अफसरों को, अधिकारियों को कहा था कि ये बदमाशी नहीं चलेंगे। उनने मर्जी से पैसे लिए, मर्जी से सबने एफिडेविट दिए, दोबारा उनको मुआवजा दिया गया और मर्जी से उनने खाली की, फिर खाली जमीन में बैठ जाते हैं। हम इसलिए उनको कब्जा नहीं लेते। एक्चुअल जो बात है वो ये है कि यदि हम इसने खाली करवा लेंगे तो इतने कर्मचारी नहीं होते उसकी देख रेख करें, तो उसमें जेसीबी से मट्टी खोद लेते हैं, 5-5, 7-7 फुट खोद लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की मट्टी बेच देते हैं। तो सरकार HSID से कर्मचारी कहां तक ध्यान रखेगा, तो उनको छोड़ देते हैं कि भाई इसमें जमीन बोते रहो तो वही रखवाली कर लेगा, हमें जब जरूरत पड़े, इसलिए ये दिक्कत आती है हमें।
अब कोई वहां नहीं, मैंने कहा है कि इनको अब खाली करवा लो, खाली करा ले, जहां जहां काम है। अब कोई किसी ठेकेदार को काम करने में दिक्कत नहीं है। जरा सी भी दिक्कत आएगी तो नरवीर सिंह बैठा, मैं कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। सारे ठेकेदार वहां काम कर रहे हैं, काम हमने दे रखा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आएंगी, 1500 एकड़ के आसपास हमारी जमीन है, देंगे, बढ़िया टाउनशिप बनाएंगे वहां। मंत्री जी इसी से जुड़ा एक सवाल है। जब भी आपके हॉस्पिटल की बात पूछी जा रही है, आप उस पर कुछ समय मांग रहे हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव है, क्या आपको लगता है कि आप कुछ बोलेंगे फिर वहां से कोई दूसरा ना? ऐसी बात मैंने ये सोचा भी नहीं, मानता इसी को लेकर इसी से जुड़ा सवाल इसलिए भी है कि मानेसर के जो अब मेयर बन गए हैं, उसको लेकर के आपने कहा था कि आपराधिक छवि के लोगों को भाजपा में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। अब मैंने इस कहा पर था, मैंने रावेंद्र जी कह रहे हैं कि पार्टी में एक व्यक्ति अड़चन नहीं बन सकता है। मैं खुद कह रहा हूं नहीं बन, मेरा आपने पूरी स्टेटमेंट भाई साहब नहीं पढ़ी। मैंने ये कहा था कि ये फैसला संगठन करता है। संगठन में मुख्यमंत्री जी होते हैं, संगठन महामंत्री जी होते हैं, अध्यक्ष होता है, प्रभारी होता है। मेरा पूरा वीडियो देखना। मैंने कहा संगठन का फैसला वो करेंगे जो होगा। लेकिन नरवीर सिंह से उसने पूछा सवाल, उनसे तो पूछने वाले थे, तो उनने पूछा कि सुशील जी थे कि आपका मेरी व्यक्तिगत राय कि ये शामिल नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ वोट मांग का है, अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है, भाजपा को इससे लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। जब जहां मेरी राय ली जाएगी मैं इसके खिलाफ बोलूंगा कि नहीं लिया जाए। इतना सवाल था। अब उसको कोई मुद्दा बनाओ, पार्टी लेगी तो मेरे से रुकेगा नहीं, और अकेला मैं रोक नहीं सकता। मैं कह रहा हूं वो पूरा नहीं पढ़ा आपने। अब मेरी सोच है कि वो नहीं आना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री अपना काम करिए, अच्छा काम करिए। मेरा आप याद ही आप लोग कि हेल्थ मिनिस्ट्री वो है, इस टाइम याद, ईमानदारी सिस्टम याद नहीं था। आपकी सरकार है बीजेपी की, ये हेल्थ वाला इसका हॉस्पिटल वाला है, हेल्थ डिपार्टमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट से लैंड ट्रांसफर करने में क्या इशू आ रखा है? कि जो हॉस्पिटल का काम शुरू नहीं हो रहा अपना, लैंड ट्रांसफर की वजह से नहीं है। एक महीना बाद बताओ। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए थे पीछे। ये सवाल तो आपने आरती राव जी से पूछना, मुख्यमंत्री से पूछना, मेरा विषय तो नहीं। पिछले कार्यकाल में कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट थे, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। फिर आपने कही भाई ये फाइल पास होगी थी, फिर उसको मनोहर लाल जी ने यूं कर दिया, फिर उसको मनोहर लाल जी ने यूं कर दिया। कौन सी नाम बताऊंगा, अब याद नहीं आ रही मेरे, अब याद नहीं आती। मैं कहीं ना अभी कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम लेके आए और फिर बाद में वो वहां चला गया, फिर वो रुक गया, तो उसको दोबारा फाइल ओपन करोगे क्या? मंत्री जी वो शहीद की बात चल रही समारोह की नारनौल में, ओम प्रकाश जी मंत्री रहे 5 साल, उस समय तो वो नहीं बना पाए। नहीं साहब, हाँ अरे याद देखो, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हमारे महकमे ने जवाब लिख के देते हैं और शाम को हर महकमे का मिनिस्टर उसकी ब्रीफिंग करता है। चीफ मिनिस्टर बैठता है, चीफ सेक्रेटरी, CPA, मतलब चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे अधिकारी सारे बैठते हैं। ये सवाल लगा 26 तारीख का। 25 तारीख को हमारी शाम को 3 बजे कैबिनेट मीटिंग थी। कई दिन बंद रहने के बाद विधानसभा, हम पहुंचे 2 बजे, शायद पहुंचे 3 बजे, कैबिनेट मीटिंग थी, घंटा 1.5 घंटा कैबिनेट मीटिंग चली। उसके बाद वहीं कैबिनेट रूम में ब्रीफिंग हुई, उसमें सारे मिनिस्टर थे और उनने वो सवाल आया, मुझे पता नहीं था क्या सवाल लगा, उसका जी आपका भी लग रहा है, तो ये सवाल आया, उसमें आया कि साहब नहीं, ये ठीक है कि मेरा जो महकमा है सैनिक और अर्धसैनिक बल, वो उसको नहीं बना रहा और वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। ये ट्रांसफर कर दिया टूरिज्म डिपार्टमेंट को, उनसे पूछा ही नहीं गया। बाद में ये मैंने पूछी यार, ओम प्रकाश ने मेरे पीछे जो आपने देख रहा हो सदन में, तो उसने कई बार सवाल भी किया था, पर जब मेरा ना आ गया तो मैं हाँ करता कैसे। फिर भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शहीदों का सम्मान करती है, कोई ऐसा काम नहीं है जो हम ना करेंगे। तो फिर बाद में मैंने मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा की। मैंने कहा जी ये शहीदों का है और एक हमारे लोगों से जुड़ा हुआ मैटर है। जब हम 550 करोड़ रुपए अंबाड़ा में खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ तो राव तुलाराम के उसमें नेतृत्व में कई हजार आदमी शहीद हुए, कई अंग्रेजों को भी मारा, तो यहाँ भी बढ़ना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें हामी भरी। ये अब मुद्दा खत्म होना चाहिए बहुत जल्दी। हमने उसकी मेरे से पहले
पीडब्ल्यूडी ने उसकी एक क्या बोलते हैं डीपीआर तैयार हो रही है और उस पर तकरीबन 48 लाख रुपए की डीपीआर टेंडर भी दे रखा है और तकरीबन 31 करोड़ रुपए के आसपास इसके मंजूर है मेरे से पहले ही, लेकिन वो मेरा डिपार्टमेंट करने दूसरे डिपार्टमेंट का, तो इसलिए वहां वो बना रहे हैं। कोई और जरूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे। तकरीबन 542 कनाल जमीन में वो बन रहा है, अच्छा बनाएंगे उसको, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए वो जवाब मेरा ना था। अरावली में वन्य जीवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था ऐसी है कि अब वो आबादी वाले क्षेत्र में हो, तो जब जंगल सफारी बनेगी तो कुछ तरह के प्रबंध। देखो, जंगल सफारी जब बनेगी, जब जहां मैं वनतारा देख के आया हूं साथियों, वो 3.25 लाख एकड़ जमीन है रिलायंस की, 3.25 लाख एकड़ गुड़गांव जिले की जमीन है। उसमें जब मुझे बताया गया कि ये बंजर भूमि थी, कुल 3 पेड़ थे इसमें, आज 10 करोड़ पेड़ हैं। और ये कोई पेड़ नहीं है, वो हैं जो 40 फुट से ऊपर है। 3,500 एकड़ में तो सिर्फ सफारी है, 10,000 एकड़ में आम के बाग हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और वे 3,500 एकड़ में आप सोचो 5-5 किलोमीटर दूर बनाई उनने वो सफारियों का अलग अलग, जैसे कहीं चीता है, कहीं लेपर्ड है, कहीं शेर है, कहीं हाथी है, कहीं जिराफ है, कहीं कुछ है। मैंने पूछा इतनी दूर, मैं तो 1.5 दिन रुका था वहां, 7 दिन लगेंगे उसको देखने में, कि मैंने इतनी दूर दूर क्यों बनाया। बोले साहब यदि एक पशु पक्षी में बीमारी आ जाए तो 5-4 किलोमीटर दूर बनाएंगे तो फैले नहीं, कंट्रोल रहेगा, नहीं फैलती बहुत जल्दी है। तो मतलब एक ऐसा इंतजाम उन्होंने कर रखा। तो सफारी हम बनाएंगे, एक अच्छी सफारी बनाएंगे और उम्मीद करो जब शुरुआत होगी तो अच्छी होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जिक्र कर रहे थे, क्या बजट रहेगा? बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल बनाएंगे। ग्लोबल शहर को लेकर क्या प्लानिंग है? हाँ, ये सवाल आपने ठीक किया। ग्लोबल सिटी हमारे पास 1003 एकड़ जमीन है, 60% के आसपास इसको कवर कर सकते हैं। इसकी डीपीआर तैयार करवा रहा हूं। वैसे वो 950 करोड़ रुपए का काम का हमने फर्स्ट फेज का इसका सीवर सड़क का काम दे रखा, टनल वगैरह बन गई, 20% काम भी हो गया, मैं देख के आया था। एक ऐसी सिटी बने, इसका एफएआर भी टोटल 3% है, कि जैसे हम एक मिनी दुबई बना सकते। 1000 एकड़ में जब बनेगा तो एक छोटा शहर, और मेरी ये कोशिश है कि इस शहर के लोग उसी में रहें, उनमें स्कूल की व्यवस्था वहीं हो, उसमें मेडिकल फैसिलिटी वहीं हो, उसमें काम धंधा वहीं करे, रिहाइश भी वहीं हो, मतलब उसकी भीड़ वहीं रहे, बाहर ना आए, सारा कैंपस उसी में हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो। तो एक ऐसी सिटी में बसाने की योजना है। पहले ये था कि इसमें छोटे छोटे प्लाट लगाए जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़े बड़े आदमी आएंगे तो वो अच्छा बनाएंगे। अभी वो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन गुड़गांव का मैं बासिंदा हूं, एक गुड़गांव में अच्छा शहर बसे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी पसंद आएगा। ऐसा शहर गुड़गांव में एक बसाएंगे। सिटी में मेट्रो प्लान तो है ही, इसके अलावा भौंसी से रेलवे स्टेशन और सिटी सेंटर से पंचगांव का भी मेट्रो का है जी। इसका क्या स्टेटस? पहले जो मेरे को उम्मीद है, जो मुख्यमंत्री जी एक दिन कह गए थे, वो पहले पचगांव वाली जाएगी, वो हमारी यूनिवर्सिटी को भी कवर करेगी, और भाई वो IMT मानेसर को भी कवर करेगी, पचगांव भी करेगी, पचगांव वो RRTS से जुड़ जाएगी, तो ताकि आने जाने वाले लोगों को रेवाड़ी, नीमराना, वहां सब जगह जुड़ सके। तो उसको वो पहले वो बनेगी, बाद में ये अपने भौंसी वाली बनेगी। भाई साहब 20 साल पहले योजना बनी थी गुड़गांव में पशुओं के लिए बाहर ले जाने के लिए, आज तक नहीं हो पाई। सड़कों पे पशु घूम रहे हैं, गंदगी। ये भाई साहब ये गुड़गांव का नहीं हाल, ये प्रदेश के सब शहरों का हाल है। जहां तक कुछ एजेंसियों ने सर्वे कराया, हरियाणा में 40,000 पशु सड़कों पे है। नरवीर सिंह की ये सोच है कि ये जो पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, जो पंचायती की गौशालाओं, चारागाहों की जो जमीन है, और पंचायत में जहां पेड़ लगा रखे, फॉरेस्ट को दे दिया गया कुछ एरिया, कहीं 300 एकड़ है, कहीं 200 एकड़ है। जैसे हमारे तावड़ू हसनपुर में यहाँ 100 एकड़ जमीन है, उसमें किकरें खड़ी हैं, तो हमने कहा है कि इनके फेंसिंग सिर्फ कर दो, जहाँ 4 दीवारी की जरूरत नहीं,
गौएं फेंसिंग से भी रुक जाएंगी, कम खर्चे में हो जाएंगे। उसमें गाय को रोक दो, किसी एनजीओ की ड्यूटी लगा दो, सरकार जो एक गाय पे देती वो दे दो, वहीं वे बैठ जाएंगे, वहीं हो जाएगी। ऐसे ही सब शहरों में ऐसी ऐसी गौशालाएं बना दें जो खुले आसमान में पेड़ों के नीचे, आज भी तो बैठती हैं, उन पेड़ों के नीचे बैठ जाएगी, एकांत में रहेंगी। तो ये जितने भी चिन्हित किए जा रहे हैं, महेंद्रगढ़ में भी हम चिन्हित कर रहे हैं, बाडा में भी चिन्हित कर रहे हैं, लोहारू में भी चिन्हित कर रहे हैं, गुड़गांव में भी चिन्हित किया है। ऐसे ही सब शहरों के आसपास गांव की जमीन को चिन्हित करके इन पशुओं को उनमें छोड़ने की सरकार की व्यवस्था है, और जल्दी इसको अमली जामा हम पहनाएंगे। लास्ट